बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोल्यूशन माहौल के अंदर किसी भी नुकसानदाह मादे का दाखिल हो जाना पोल्यूशन कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल इनटू द इन्वायरमेंट। इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन हम लोग 5 नेम्स यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किए हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, रेडिएशन पोल्यूशन एज वेल एज नॉइज पोल्यूशन। आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन से मुराद ये है कि किसी भी नुकसानदार सब्सटेंस का हवा में दाखिल हो जाना, जिससे ना सिर्फ जिंदा जानदारों को नुकसान पहुंचे बल्कि इसके और भी बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। पोल्यूटेंट से क्या मुराद है? हार्मफुल सब्सटेंस को हम लोग पोल्यूटेंट्स का नाम देते हैं। देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ पोल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, लेड कंपाउंड्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये सारे के सारे ये क्या है? पोल्यूटेंट्स हैं, और ये उस वक्त एक्सक्रीट होते हैं जब ह्यूमन की डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, एयर पोल्यूशन के सबसे मेजर रीजन क्या आ गई? ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और लेड कंपाउंड्स, ये कैसे एक्सक्रीट हो रहे हैं? ड्यू टू एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन। ठीक है, अब इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को हम लोग किसका नाम देते हैं? पोल्यूटेंट्स का नाम देते हैं। अब इफेक्ट्स देखते हैं इसके कौन कौन से हैं। इसके इफेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो ओजोन डिप्लीटेशन की बात करते हैं। ओजोन डिप्लीटेशन, ओजोन जो है ना वो इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये किसकी फॉर्म है? ओजोन ऑक्सीजन फॉर्म, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म है। ओजोन किसकी फॉर्म है? ऑक्सीजन गैस की फॉर्म है। ये ऐसी लेयर है, ओजोन क्या है? ऐसी लेयर है जो कि एक्सटेंड की हुई है 10 से 50 किलोमीटर तक। कहाँ से? 10 से 50 किलोमीटर तक ये फैली हुई है अबव अर्थ, जमीन से। इसका मकसद ये है, इसने फिल्टर करना है। इसने किसको फिल्टर करना है? यूवी रेडिएशंस को। यूवी रेडिएशंस क्या है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। इसने ज्यादातर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को फिल्टर करना है। इसने क्यों करना है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को फिल्टर? ताकि ये जो है वो प्रोटेक्ट कर सके हम सबको, मतलब कि इंसानों को और दूसरे बहुत ज़्यादा जानदारों को हार्मफुल रेज से। और हार्मफुल रेज कहाँ से आ रही हैं? ये हार्मफुल रेज सन से आ रही हैं। क्लियर? इसका मकसद क्या है कि इसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है हार्मफुल रेज से, और ऐसी रेज जो कि सन से एक्सक्रीट हो रही हैं। क्लियर? अब इन प्योर फॉर्म अगर हम लोग इसकी बात करें, अब इस ओजोन लेयर के अंदर क्या मौजूद है? ओजोन मौजूद है। इसकी प्योर ओजोन फॉर्म को करें तो वो ब्लूश है। ठीक है, धमाका खेज है, एक्सप्लोजिव है, और हाईली ये पॉइजनस गैस है। ये क्या है? इंतहाई जहरीली गैस है। इसकी कंपोजिशन के हवाले से देखें ना तो ओजोन मॉलिक्यूल जो है ना वो 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है। ओजोन जिसको हम लोग O3 कहते हैं, ये किससे मिलकर बना हुआ है? 3 ऑक्सीजन एटम से। 3 ऑक्सीजन एटम से ये मिलकर बना हुआ है। क्लियर? इसकी काजेस के हवाले से देखिए ना कि ऐसी कौन कौन सी वजूहात हैं जो कि ओजोन की डिप्लीटेशन का सबब बन रही है। हमने इसका फायदा तो बहुत ज़बरदस्त देखा कि ना सिर्फ ये इंसानों को बल्कि और भी बहुत ज़्यादा जानदारों को हार्मफुल रेज से बचा रहा है। और ये हार्मफुल रेज कहाँ से आ रही हैं? सन से आ रही हैं। अब ये क्यों, इसकी डिप्लीटेशन क्यों हो रही है, इसका खात्मा क्यों हो रहा है, इसलिए क्या इसको हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे जो मेन काज है ना ओजोन डिप्लीटेशन की, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बढ़ जाना, यानी कि इंक्रीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर? क्या चीज बन रही है? क्लोरो, जिसको हम लोग जो है ना CF से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या हो रहा है? वो बढ़ता चला जा रहा है। अब ये जो केमिकल्स है ना ये लार्ज हैं। ज़्यादातर ये जो केमिकल्स है कहाँ पाए जा रहे हैं? कूलिंग सिस्टम्स में, जैसे कि ये हमारी रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर वगैरह है। ठीक है, इसमें कौन सा सब्सटेंस पाया जा रहा है? कौन सा केमिकल पाया जा रहा है?
क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें क्या हो रही है, ये आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन ये बढ़ता चला जा रहा है। एंड द अदर थिंग इज डैट क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ना, वो पिरकुलेटिंग अप थ्रू एटमॉस्फेयर, और इस तरह से ये क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में जाता जा रहा है, और इस तरह से जो ओजोन लेयर है ना, जो O3 है, ये क्या है, 3 ऑक्सीजन एटम मॉलिक्यूल, ये कन्वर्ट करता जा रहा है O2 में। क्लियर। अब ओजोन लेयर जो डिप्लीटेशन है, क्लियर, ओजोन लेयर जो डिप्लीटेशन है, हवा की पोल्यूशन की वजह से, हवा की पोल्यूशन की वजह से हम लोग किसको फेस कर रहे हैं, ओजोन लेयर डिप्लीटेशन को फेस कर रही हैं। अब जो लेटेस्ट स्टडी है ना ओजोन लेयर की, वो इस बात की निशानदेही कर रही है कि ओजोन जो है ना, वो बहुत तेजी के साथ जो है ना, इसका खात्मा हो रहा है। अब ओजोन लेयर की जो थिकनेस है ना, उसके में कमी जो आ रही है, वो इस सबब बन रही है, किस वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ने की वजह से उसकी में क्या हो रही है, ओजोन लेयर में कमी पाई जा रही है। अब क्या है जी, हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन में देखा जी, क्लोरीन भी मौजूद है, फ्लोरीन भी मौजूद है, और कार्बन भी प्रेजेंट है। कौन कौन से सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सोर्सेज की बात करते हैं। सोर्सेज में अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारे पास आ जाता है, ये हमारे जो घर हैं जिसमें एयर कंडीशंस वगैरह मौजूद है, ऑफिसेज, व्हीकल्स, ठीक है, ऑपरेटिंग रेफ्रिजरेटर्स, ये सारे के सारे किसका सबब बन रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का। एयर कंडीशनर्स, एयर कंडीशनर्स जो कि हमारे घरों में मौजूद हैं, ठीक है, इसके साथ साथ ऑपरेटिंग रेफ्रिजरेटर, ऑपरेटिंग रेफ्रिजरेटर, क्लियर है। अब जैसे जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एटमॉस्फेयर में जाती है, तो अल्ट्रावायलेट जो रेज है ना, वो काज क्लोरीन टू रिलीज, उन्होंने क्या करना होता है, क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल है उसको रिलीज कर देना होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पहुंची है, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में, ये कहाँ पहुंच गए हैं, एटमॉस्फेयर में। जैसे ये एटमॉस्फेयर पहुंचते हैं तो इसके नतीजे में क्या होता है, यूवी रेडिएशंस ने क्लोरीन के मॉलिक्यूल को रिलीज करना होता है। क्लोरीन का मॉलिक्यूल क्या हुआ है, क्लोरीन का एटम क्या हुआ है, रिलीज हुआ है, रिलीज। जैसे ही ये रिलीज होता है तो उसके नतीजे में क्या होता है जी, क्लोरीन रिलीज डिस्ट्रॉय द ओजोन मॉलिक्यूल। इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल ने क्या करना होता है, ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करना होता है, ओजोन मॉलिक्यूल। और ये ओजोन मॉलिक्यूल कहाँ मौजूद है, ओजोन लेयर में। आप लोग इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा जो क्लोरीन है ना, वो डेंजरस है ओजोन लेयर के लिए, कि अगर एक सिंगल क्लोरीन एटम की बात करें, एक सिंगल क्लोरीन एटम की बात करें, तो इसने जब रिएक्ट करना होता है अल्ट्रावायलेट रेज के साथ, तो इसने एज 1 मिलियन जो ओजोन मॉलिक्यूल है ना, उसको डिस्ट्रॉय करके छोड़ दिया। ये एक क्लोरीन का एटम, 1 मिलियन ओजोन मॉलिक्यूल। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है ना, वो ओजोन लेयर को जो है ना, वो नुकसान पहुंच रहा है ड्यू टू रिलीज ऑफ क्लोरीन। क्लियर। और ये क्लोरीन कहाँ मौजूद होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में। अब जैसे ही ओजोन लेयर जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, थिन हो रही है, तो ज्यादा से ज्यादा जो अल्ट्रावायलेट रेज है ना, वो सूरज से जमीन तक पहुंच रही है। क्लियर। रीजन ऑफ ओजोन डिप्लीटेशन के रीजन कौन सा है जी, ओजोन रीजन्स ऑफ ओजोन डिप्लीटेशन। ये जो अंटार्कटिका है ना, उसमें जो है ना, बहुत ही ना जो है ना, शदीद किस्म का जो एक होल क्रिएट हो चुका है। कहाँ पर, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका। इसमें क्या हो रहा है, बहुत ही शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा है, फॉलन ड्रास्टिकली, क्लियर। इस तरह इसमें क्या क्रिएट हो रहा है, एक होल बन रहा है। अब
इसमें ओजोन जो लेयर है ना डिक्रीज हो रही है और आर्कटिक रीजन के अंदर, कहाँ पे, आर्कटिक रीजन के अंदर हद से ज़्यादा जो है ना इसका जो है ना वो नुकसान पहुंच रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होल की मौजूदगी में। हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करें कि हार्मफुल इफेक्ट्स कौन कौन से हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स, तो इसके अगर हम लोग हार्मफुल इफेक्ट्स के हवाले से देखें तो ज्यादा से ज्यादा अल्ट्रा वाली रेज कहाँ पहुंच रही है, जमीन पर पहुंच रही है। जब जमीन पर पहुंचती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज। जब टेम्परेचर बढ़ता है ज़मीन का तो इसकी वजह से जो है ना वो स्किन कैंसर का सबब बन जाता है, स्किन कैंसर। और जैसे इंसानों में मोतिया हो जाता है ना, कैटरेक्ट्स, कैटारेक्ट्स किसमें हो जाता है, ह्यूमंस में, इंसानों में मोतिया बनने का खदशा पैदा होता है। इसके अलावा इसके साथ साथ हमारी जो फसलें हैं, पौधे हैं, दरख्त हैं और बहुत ज्यादा जो मेरीन प्लांक्टन है, ये क्या कर रहे हैं, वेदर पैटर्न से जो है ना ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इनकी जो है ना वो इनके पे बहुत ज्यादा जो है ना वो बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं, ना सिर्फ इंसानों में बल्कि और भी बहुत ज्यादा दूसरी चीजों पर, ट्रीज, प्लांट्स, क्रॉप्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे इफेक्ट्स हैं जो कि टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से हम लोग को नजर आती हैं। मजीद हम लोग इसके दूसरे हार्मफुल दूसरे इफेक्ट की बात करते हैं। एक तो हमने कहा कि ओजोन डिप्लीटेशन हो रही है, ठीक है। दूसरा एयर पोल्यूशन की वजह से ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट हम लोग स्टडी करते हैं। किसका हम लोग स्टडी करने लगे हैं, ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट। ये देखेंगे इसमें आप लोग इस देखेंगे कि जो ग्रीन हाउस है ना बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा ग्लास की विंडोज मौजूद है। क्या मौजूद है, मैनी ग्लास विंडोज, जिसके ज़रिए जो लाइट रेज है ना सूरज से दाखिल होती है इसके अंदर। कहाँ पे दाखिल होती है, सूरज से इसके अंदर दाखिल होती है। ग्रीन हाउस हैज़ मैनी ग्लास विंडोज, इसके पास क्या मौजूद है, बहुत ज़्यादा ग्लास विंडोज मौजूद है जिसके ज़रिए सूरज से जो लाइट रेज है वो इसके अंदर दाखिल हो जाती हैं। अब मैं बताती हूँ मजीद कि जैसे ये दाखिल होती हैं तो इसने एब्जॉर्ब हो जाना है पौधों में और मिट्टी के अंदर। कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाना है, पौधों में और मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाना है। और साथ साथ इसने री रेडिएट होना है लॉन्गर वेव में, जिसको हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशंस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस का नाम देते हैं। ये जो ग्लास होता है ना इसकी इस काबिल नहीं होता कि इन रेज को जो है ना वो दोबारा जो है ना आउटसाइड बाहर की तरफ भेज सके, और इसके नतीजे में जो हीट होती है ना वो इसके अंदर ही रहती है। आप लोग यहाँ पे इसका स्टडी देखेंगे, ये देखें ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये अगर हमारे पास सूरज है, सूरज से क्या आ रही है, यूवी रेडिएशंस आ रही हैं। जैसे जैसे यूवी रेडिएशंस कहाँ पहुँचती हैं, इसके अंदर पहुँचती हैं, ठीक है। तो ये अब प्लांट्स में और सॉइल के अंदर ये रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब इन्होंने क्या करना है, कुछ रेडिएशन से री रेडिएट होना है, दोबारा से वापस जाना है। लेकिन इस ग्लास ने इसको जो है ना ये इस काबिल नहीं होता कि ये इसको इस्केप कर सके इन रेडिएशंस को बाहर की तरफ। तो उसके नतीजे में ये दोबारा जो है ना वापस जो है ना ग्लास ग्रीन हाउस में आ जाती हैं। ग्रीन हाउस मैंने बताया कि मैनी ग्लास विंडो, ये एक हाउस है, क्या है, जिसके पास बहुत ज़्यादा ग्लास विंडोज मौजूद है। तो अब ये जो रेडिएशन है ना जो वापस आ रही थी, इनकी लॉन्गर वेवलेंथ थी, इनकी कैसी वेवलेंथ थी, लॉन्गर, जिसको हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशंस का नाम देते हैं। और ये एक ग्लास शीट मौजूद है, क्लियर है। अब इसके नतीजे में क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है ना, कार्बन डाइऑक्साइड किसकी, एटमॉस्फेयर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसने बिहेव ऐसे ही करना है जैसे कि ग्रीन हाउस की ये ग्लास शीट रिप्रेजेंट कर रही है, क्लियर। एटमॉस्फेयर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस तरह से बिहेव करेगा जैसा कि इस ग्रीन हाउस की ग्लास शीट जो है ना वो बिहेव कर रही है, क्लियर। अब कार्बन जो डाइऑक्साइड है ना इसने क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है सन से एनर्जी को, लेकिन इस काबिल नहीं होता कि इसको जो है ना आउटसाइड जो है ना वो कर सके। इसकी बहुत ज़्यादा काजेज हैं। उसकी रीज़न ये है कि ओवर अर्बनाइजेशन है, क्या है, ओवर अर्बनाइजेशन है कि ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो शहरों में आके बस रहे हैं, ओवर अर्बनाइजेशन है।
ठीक है। डिफॉरेस्टेशन है, दरख्तों की बहुत ज़्यादा जंगलात जो है वो कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन है। और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारी की सारी किसकी काजेज है? ग्रीन हाउस गैस की। सारे के सारे इफेक्टर्स जो हैं वो इंक्रीज कर देते हैं ज़मीन के टेम्परेचर को, और इस टेम्परेचर जैसे जैसे अर्थ का इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग पैदा हो जाती है। क्या पैदा हो जाती है? ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से इंक्रीज होती है? ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हो रहा है? ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, किसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा? अर्थ का। तो वो किसका सबब बनेगा? ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनेगा। अब कौन कौन से नुकसानात हो रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, वो हम लोग स्टडी करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, जैसे अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन रही है, इसकी अमाउंट ज्यादा एटमोसफेयर में बन रही है, तो जिसकी वजह से अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो जितने भी हमारे बर्फ के तोदे हैं, यानी कि आइस कैप्स और ग्लेशियर्स ये क्या हो जाएंगे? बहुत आसानी के साथ पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो है वो सैलाब आने का खदशा पैदा होता है, फ्लड्स क्रिएट होते हैं। क्लियर? ये थे बेसिकली इफेक्ट्स। आगे मजीद में डिस्कस करती हूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट ड्यू टू एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन के बारे में हम लोग ये कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं एयर पोल्यूशन की। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी, एयर पोल्यूटेंट अगर मैं लिखूं, एयर पोल्यूटेंट जिसका नाम है हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या है? हमारे पास एक एयर पोल्यूटेंट है। ठीक है, इसके सोर्सेज मैंने आप लोगों को डिस्कस किए थे कि इसके सोर्सेज है हमारे पास एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है। और इसकी रीजन मैंने आपको ये बताई है कि ये क्या कर रहा है? ओजोन लेयर को थिन कर रहा है, थिन ओजोन लेयर। क्लियर है? ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग पैदा हो रही है ड्यू टू द ग्रीन हाउस। ठीक है, दूसरा मैं आपको सामने पोल्यूटेंट रखती हूँ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का जो सोर्स है ना, अगर हम लोग इसके सोर्स की बात करें, सोर्स की, तो वो है हमारे पास पावर स्टेशंस हैं और ये फॉसिल्स फ्यूल्स हैं। पावर स्टेशन है, उसके साथ साथ क्या है? फॉसिल फ्यूल। क्लियर? इसका जो इफेक्ट हो रहा है ना, इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है, इफेक्ट इसकी वजह से एसिड रेन, ठीक है, ब्रीथिंग डिसऑर्डर आ जाते हैं, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ठीक है, लंग कैंसर का ये सबब बन रहा है। इसके क्या आ रहे हैं? एसिड रेन, एसिड रेन, ब्रीथिंग डिसऑर्डर यानी कि रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे कि एस्थमा वगैरह है। क्लियर? डिसऑर्डर, लंग कैंसर का ये सबब बन रहा है, लंग कैंसर। थर्ड इज द लेड कंपाउंड, थर्ड पोल्यूटेंट है लेड कंपाउंड। ये लेड कंपाउंड कैसे बनता है जी? जब लेडिड पेट्रोलियम या ऑयल की कंबस्टन होती है ना, तो उसका सबब क्या होता है? लेड कंपाउंड, कंबस्टन ऑफ लेडिड पेट्रोल, कंबस्टन, किसकी कंबस्टन? लेड पेट्रोल की या फिर ऑयल की। ठीक है, इसके सोर्स, इसकी इफेक्ट्स क्या नजर आ रहे हैं जी? ये तो होगी सोर्स कि ये इसके लेड के सोर्स हैं। मजीद इसकी इफेक्ट्स देखते हैं हम लोग, इफेक्ट्स ऑफ लेड कंपाउंड्स।
लेड पॉइजनिंग हो रही है, ठीक है, ब्रेन डैमेज हो रहा है, यहाँ तक कि जो है ना जंगलात वगैरह में भी कमी आ रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेड कंपाउंड, ठीक है। लेड बेसिकली बहुत ही जहरीले, लेड पॉइजनिंग हो रही है, पॉइजनिंग, दिमाग डैमेज होने का भी खर्चा होता है, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर का भी कभी ये बाइस बनता है, ब्रेन डैमेज। इसके अलावा जंगलात में भी क्या पाई जा रही है, कमी पाई जा रही है। इसमें हम लोग डिटेल से जो है ना डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कि किस तरह से जो है ना ब्रेन डैमेज हो रहा है लेड कंपाउंड की वजह से, फॉरेस्ट किस तरह से जो है ना इनमें कमी पाई जा रही है, आखिर कौन कौन से ऐसा सबब पैदा हो रहे हैं लेड कंपाउंड की वजह से कि जो कि इतनी ज़्यादा तबाही जो है ना वो मच रही है। मजीद हम लोग देखते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है ये भी क्या है, ये भी पोल्यूटेंट है। इसका जो सोर्स है ना ये फॉसिल्स फ्यूल की बर्निंग है। इसका सोर्स क्या है, सोर्स सोर्स ऑफ ऑक्साइड्स नाइट्रोजन, सोर्स, इसका सोर्स है हमारे पास बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना, ये जैसे कि कोयल है, ठीक है, पेट्रोलियम है, ये सारे के सारे जो है ना वो फॉसिल फ्यूल्स में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं, नेचुरल गैस है, कोयल है, पेट्रोलियम है, ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो ये किसका सबब बन रहे हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का सबब बन रही हैं। इसकी वजह से इसके इफेक्ट्स अगर हम लोग देखें, इफेक्ट्स, इसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हैं, जैसा कि हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स है, एसिड रेन है, सर में दर्द होती है, खांसी वगैरह भी आती है ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। एसिड रेन, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन हो गया, हेडिच, कफ, खांसी वगैरह भी आ जाती है। ये सारे के सारे किसकी वजह से होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की वजह से होता है। मजीद हम लोग एक साइड की बात करते हैं, दैट इज दी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे पास फिफ्थ पोल्यूटेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना ये इनकम्प्लीट बर्निंग की वजह से पैदा होता है। किसकी इनकम्प्लीट बर्निंग, कार्बोनेट की और कार्बन कंपाउंड्स की। इनकम्प्लीट बर्निंग किसकी होती है, कार्बोनेट की और कार्बन कंपाउंड्स की, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्रिएट होता है। इसके कौन कौन से सोर्सेज हैं, सोर्सेज में आ जाते हैं हमारे पास इनकम्प्लीट बर्निंग, इनकम्प्लीट बर्निंग, और ये इनकम्प्लीट बर्निंग किसकी होती है, कार्बोनेट की और कार्बन कंपाउंड्स की। क्लियर है। अब ये इनकम्प्लीट बर्निंग बेसिकली क्या होती है, इनकम्प्लीट बर्निंग से मुराद ये है कि जब हवा का सप्लाई यानी कि ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही कम वाटर में मौजूद हो, जिसकी वजह से जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो प्रोड्यूस हो, स्टिल प्रोड्यूस, बट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन प्रोड्यूस क्या हो रही है कि हवा में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम है, सप्लाई ऑफ एयर यानी कि ऑक्सीजन जो है वो क्या है पानी में बहुत ही कम है, जिसके वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं एज कंपेयर टू दी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके साथ साथ कार्बन प्रोड्यूस्ड हो रही है। क्लियर। ये थे बेसिकली इसके कुछ सोर्सेज के हवाले से। मजीद अगर बात करूं कि इसका जो इफेक्ट क्या है जी, इफेक्ट, तो इसके इफेक्ट में हमारे पास आ जाता है ब्रेन डैमेज आ जाती है, यहाँ तक कि डेथ होने का भी खदशा है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, ब्रेन
डैमेज और डेथ भी होती है। क्लियर। नेक्स्ट मैं मजीद बात करती हूँ इसके एयर पोल्यूशन की वजह से थर्ड इफेक्ट की, दैट इज द एसिड रेन। मैं किसको डिस्कस करने जा रही हूँ? एसिड रेन के बारे में बताऊंगी कि एसिड रेन जो है वो किस तरह से जो है वो क्रिएट होती है ड्यू टू द एयर पोल्यूशन। एसिड रेन, एसिड रेन की बात करूँ ना, तो ये जब फॉसिल फ्यूल की बर्निंग होती है और इस तरह से डिस्चार्ज होता है इंडस्ट्रीज से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो दिस इज दी बेसिकली क्या है? एसिड रेन। ये क्या है? बर्निंग है। बर्निंग है, किसकी बर्निंग है? फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग है। इसके नतीजे में क्या डिस्चार्ज हो रहा है? डिस्चार्जेस हो रहे हैं इंडस्ट्रीज से। इंडस्ट्रीज इमिट हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और इसके साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हवा में। ये दोनों की दोनों जो गैसेस जब एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है ना, तो उसके नतीजे में वाटर वेपर्स के साथ कंबाइन करती हैं, तो देन एसिड्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की अगर मैं बात करूं, किसकी? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जब वाटर वेपर्स के साथ मिलते हैं तो नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और साथ नाइट्रिस एसिड की फॉर्मेशन होती है। मजीद सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर वेपर्स के साथ मिलती है तो उसके नतीजे में सल्फ्यूरियस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो ये बेसिकली जो है ना एसिड रेन है। फॉसिल्स की बर्निंग ये क्यों होती है? ये डिस्चार्ज होते हैं इंडस्ट्रीज से, नेक्स्ट इमिट होती है